नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है मध्यस्थता। दोस्तों, जब एक व्यक्ति किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड्स लेता है, तो ऐसे में वह व्यक्ति बैंक और एनबीएफसी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट को साइन करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट, उस अग्रीमेंट के अंदर ऑलरेडी एक क्लॉज मेंशन्ड होती है दोस्तों, जिसका नाम होता है आर्बिट्रेशन का क्लॉज। इसका मतलब ये हुआ कि कल को फ्यूचर में, भविष्य में, यदि इस लोन और इस क्रेडिट कार्ड्स के रीपेमेंट और भुगतान को लेकर यदि कोई वाद विवाद या फिर डिस्प्यूट अराइज होता है दोस्तों, डिस्प्यूट, वाद विवाद यदि पैदा होता है, तो ऐसे में इस मामले को सुलझाया जाएगा दोस्तों। ऐसे में इस मामले को रिजॉल्व किया जाएगा आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स और आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा। दोस्तों, इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया और प्रोसीडिंग्स के अंदर सबसे पहले एक तीसरे व्यक्ति, आर्बिट्रेटर का चुनाव, उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है दोस्तों, दोनों पक्षों की सहमति, बैंक और एनबीएफसीज और लोन के बोरोवर दोनों की सहमति, दोनों के कंसेंट से एक तीसरे व्यक्ति का चुनाव, अपॉइंटमेंट किया जाता है। उस तीसरे व्यक्ति को दोस्तों कानून की भाषा में, लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं आर्बिट्रेटर। और ये आर्बिट्रेटर दोस्तों दोनों पक्षों से अनजान और अननोन होना चाहिए। इस आर्बिट्रेटर का किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। ये आर्बिट्रेटर दोस्तों निष्पक्ष होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और इम्पार्शियल होना चाहिए। इस तीसरे व्यक्ति आर्बिट्रेटर के द्वारा दोनों पक्षों को दोस्तों इक्वली सुना जाना चाहिए। ये आर्बिट्रेटर दोनों पक्षों के दस्तावेजों, एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस को दोस्तों देखता है, इनको सुनता है और इसी के आधार पर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चलाकर, प्रक्रिया को चलाकर दोस्तों अंत में, लास्ट में एक अवार्ड, एक डिक्री, एक आर्बिट्रल अवार्ड दोस्तों जारी करता है, पारित करता है, एक आदेश पारित करता है। और इस आदेश को कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। और ये अवार्ड दोस्तों दोनों पक्षों के ऊपर बाइंडिंग्स होते हैं दोस्तों, लागू होते हैं, दोनों पक्षों को मानना पड़ता है, क्योंकि ये आर्बिट्रल अवार्ड एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिक्री के समान माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये तीसरा व्यक्ति आर्बिट्रेटर ये कौन होना चाहिए? इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इसका अनुभव, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए दोस्तों? तो ये आर्बिट्रेटर का अनुभव, एक्सपीरियंस कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ये आर्बिट्रेटर दोस्तों हो सकते हैं ये किसी कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, ये बैंकिंग या फिर कंपनी के लॉ में दोस्तों एक्सपर्ट होने चाहिए, या फिर ये आर्बिट्रेटर कोई सीनियर एडवोकेट्स होने चाहिए जिनका अनुभव, एक्सपीरियंस वकालत के मामले में 20 से 25 साल का कम से कम होना चाहिए दोस्तों। हो सकता है ये कोई सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो जिनका अनुभव, जिनका एक्सपीरियंस दोस्तों फाइनेंस और कंपनी के मामले में काफी अच्छा हो। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति दोस्तों आर्बिट्रेटर बनाए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस आर्बिट्रेटर के चुनाव, सिलेक्शन में बैंक और एनबीएफसीज और लोन के बोरोवर दोनों की कंसेंट, दोनों की सहमति होना मैंडेटरी और कंपलसरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीडिंग्स है, ये किस कानून के तहत चलती है? तो दोस्तों इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, प्रोसीडिंग्स चलती है द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के कानून के तहत। दोस्तों, ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स एक सिविल प्रक्रिया है, ना कि एक क्रिमिनल प्रक्रिया है। तो ऐसे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे मामले में दोस्तों ना तो कोई पुलिस का इंटरफियरेंस होता है, ना तो इसमें कोई वारंट, कोई सम्मन्स, दोस्तों ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे नहीं आता है। तो ऐसे मामले में यदि आपको आर्बिट्रेशन का कोई भी नोटिस आता है तो डरना, घबराना बिल्कुल भी नहीं कि यार कहीं मुझे इसमें लाइक कभी कल को सपोज कोई अवार्ड या फिर कोई ऑर्डर पास हो गया तो मुझे जेल हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से सिविल नेचर की प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें पुलिस, वारंट, सम्मन्स ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों, इस बात को नोट कर लेना। कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर जी, कितने रुपए का मामला, कितने अमाउंट का डिफॉल्ट
आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। यदि मामला 5,000 रुपए का है या फिर 5 करोड़ रुपए का है, तो कितने भी अमाउंट का मामला दोस्तों आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जा सकता है, क्योंकि क्लियर कट दोस्तों अग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज मेंशन्ड है। यदि बैंक और एनबीएफसीज इस मामले में बकाया राशि की वसूली करना चाहती है, तो ऐसे में वो बैंक और एनबीएफसीज दोस्तों आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जा सकती है। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आर्बिट्रेटर का जो चुनाव, जो सिलेक्शन किया जाता है, वो लोन के बोरोवर के कंसेंट के बिना किया जाता है। आर्बिट्रेटर का चुनाव सिलेक्शन दोस्तों बैंक और एनबीएफसी अपने मन के मुताबिक अपने ही पर्सन को दोस्तों बिठा देते हैं एज अ आर्बिट्रेटर। बस वो जो एक प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती है नोटिस भेजने की, वो बाकायदा ऑन टाइम बैंक और एनबीएफसी करते हैं। और ऐसे मामले में जो लोन का बोरोवर है वो अपनी कंसेंट बिल्कुल भी नहीं देता है कि भाई ये आर्बिट्रेटर मुझे मान्य नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद भी उस आर्बिट्रेटर को दोस्तों एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है और वो आर्बिट्रेटर मामले को चलाता है। और आगे चलकर कई बार ऐसा देखा गया, मैक्सिमम टाइम दोस्तों जो इंटरिम ऑर्डर या फिर अवार्ड पास होता है वो अधिकतर दोस्तों लोन के बोरोवर के अगेंस्ट में, खिलाफ में ही पास कर दिया जाता है। यदि इस प्रकार का कोई भी दोस्तों आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया जाए या फिर इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया चलाई जाए दोस्तों, तो ऐसे में ये प्रक्रिया दोस्तों अपने आप में दोस्तों इलीगल है, नल एंड वॉइड है या फिर शून्य माना जाएगा। क्योंकि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए दोस्तों लोन के बोरोवर की सहमति और कंसेंट चाहिए, ऐसा लॉ में लिखा है, आर्बिट्रेशन के एक्ट में लिखा है दोस्तों। यदि लोन का बोरोवर अपनी सहमति, अपने कंसेंट को नहीं देता है, तो आर्बिट्रेटर के चुनाव के लिए बैंक और एनबीएफसीज को जाना चाहिए कंसर्न हाई कोर्ट में। जहां कहीं की भी सीट ऑफ आर्बिट्रेटर होगा दोस्तों, सीट ऑफ आर्बिट्रेटर होगा, उस स्टेट के कंसर्न हाई कोर्ट में जाना चाहिए। वहां पे सेक्शन 11 में दोस्तों अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की एक पिटीशन फाइल करके दोस्तों आर्बिट्रेटर का चुनाव और सिलेक्शन हाई कोर्ट के माध्यम से करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। और दोस्तों आर्बिट्रेटर का चुनाव सिलेक्शन दोस्तों यूनिलेटरल तरीके से, एक पक्षी तरीके से दोस्तों, वन साइडेड तरीके से आर्बिट्रेटर का चुनाव सिलेक्शन कर लिया जाता है दोस्तों, जो कि अपने आप में दोस्तों इलीगल है, नल एंड वॉइड है और शून्य है दोस्तों। और ऐसे में इस आर्बिट्रेटर के द्वारा आगे चलकर यदि कोई इंटरिम ऑर्डर या फिर अवार्ड पास कर दिया जाता है, तो वो भी अपने आप में दोस्तों नल एंड वॉइड है और शून्य है दोस्तों, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। इस बात को नोट करिए। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को लेकर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की एक दोस्तों बहुत ही फेमस जजमेंट भी है, रेडियंस गैलोर वर्सेस यस बैंक लिमिटेड 2025 का लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। इस मामले में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी क्लियर कट कहा था कि आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले लोन के बोरोवर की कंसेंट जरूरी है। यदि लोन का बोरोवर अपनी कंसेंट नहीं देता है, तो ऐसे में बैंक और एनबीएफसीज को या फिर जो भी पक्ष होगा उस पक्ष को कंसर्न हाई कोर्ट में आकर सेक्शन 11 में अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की एक पिटीशन फाइल करनी होती है और आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के माध्यम से करवाना होता है। लेकिन कई बार दोस्तों बैंक और एनबीएफसीज इस प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करती। दोस्तों कई बार जो लोन के बोरोवर्स होते हैं वो मुझे ये पूछते कि सर जी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में किस प्रकार की कौन कौन सी नोटिसेस आती हैं और उस नोटिसेस में क्या रिप्लाई जवाब देना जरूरी है, कंपलसरी, मैंडेटरी है, या फिर बैंक और एनबीएफसीज या फिर जो आर्बिट्रेटर होते हैं या फिर जो भी ओडीआर ऑनलाइन डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशंस की जो प्लेटफॉर्म्स होती हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जुपिटाइज, समा, प्रीसॉल्व 360 या फिर एड्रेस नाउ जैसी जो ओडीआर की प्लेटफॉर्म्स होती हैं, इनके माध्यम से जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वीसी की जो लिंक जारी कर दी जाती है, हियरिंग्स की जो एक नोटिस, एक जो लिंक जारी कर दी जाती है, क्या उस लिंक के ऊपर क्लिक करके क्या उस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए या फिर फिजिकली दोस्तों नोटिसेस का रिप्लाई और जवाब देना चाहिए। सो दोस्तों इसके बारे में भी आज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों जब आपके खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चालू होने वाली रहती है, तो सबसे पहले बैंक और एनबीएफसीज, उनके एडवोकेट, उनके पैनल्स के माध्यम से आपको आती है
सेक्शन 21 इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस। बैंक और एनबीएफसीज आपको सूचित करती है कि लोन डिफॉल्ट के इस मामले को हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से रिजॉल्व और शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हम इस मामले को आर्बिट्रेशन में लेकर जा रहे हैं, आपको वो सूचित और इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको वो एक नोटिस भेजते हैं और उस नोटिस के अंदर कुछ एडवोकेट्स, 4-5 एडवोकेट्स का नाम दिया रहता है। उसमें से किसी एक के सिलेक्शन के लिए आपको कहा जाता है कि इसमें से किसी एक को आप सेलेक्ट करिए और ये हमारे इस आर्बिट्रेशन के मामले में ये एज अ आर्बिट्रेटर, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम करेगा। और ऐसे में भी दोस्तों आप क्या करते हैं, आप अपना रिप्लाई, आपका जवाब, आपका ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं और उसमें से दिए गए जो भी लिस्ट होते हैं उसमें से किसी भी एक एडवोकेट या फिर किसी को भी दोस्तों आप डिनाई करते हैं कि मुझे इनको एज अ आर्बिट्रेटर मुझे अपॉइंट नहीं करना है, ये सारे एडवोकेट से मैं अनजान हूं, अननोन हूं, इनका काम करने का तरीका क्या मुझे नहीं मालूम, इनका पास्ट परफॉर्मेंस, इनका प्रीवियस, इनका भूतकाल का जो इनका आउटकम था उसके बारे में मुझे नहीं पता है। ऐसे में आप ऑब्जेक्शंस भी फाइल करते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की आपको नोटिस आती है दोस्तों। तो इसमें क्या करना चाहिए, यदि आपको अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस आए तो इसमें भी आपको आपकी आपत्ति, आपका ऑब्जेक्शन, आपको रिप्लाई फाइल करना चाहिए। तो कोई भी नोटिसेस आए यदि वो जेन्युइन है तो उसमें आपको रिप्लाई, जवाब, आपका ऑब्जेक्शन, आपकी आपत्ति आपको दर्ज करवानी चाहिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया गलत है, इलीगल है, मेरी सहमति के बिना चलाई जा रही है, तो ऐसे में आपको ऑब्जेक्शन, आपकी आपत्ति आपको दर्ज करवानी चाहिए। उसके बाद फिर कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की आपको नोटिस आती है दोस्तों कि भाई आर्बिट्रेशन चालू हो गया। तो ऐसे में भी आपको तुरंत, इमीडिएटली, इंस्टेंटली आपको ऑब्जेक्शन, स्ट्रांगली लीगल ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना चाहिए, आपको आपकी आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए दोस्तों। यदि आप हर एक नोटिसेस का रिप्लाई, जवाब फाइल कर रहे हैं दोस्तों नए फैक्ट और नए केस के अनुसार दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका एक एविडेंस, एक सबूत बन रहा है कि आप इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से हर एक स्टेज पर चैलेंज कर रहे हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी भी नोटिसेस का जवाब, रिप्लाई फाइल करते ना, उस जवाब, रिप्लाई को ध्यान देना। यदि आपके मामले में आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो चुका है तो आर्बिट्रेटर को भी एक आप रिप्लाई जवाब दीजिए, उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपके रिप्लाई जवाब को भेज दीजिए दोस्तों, वाया स्पीड पोस्ट, वाया मेल। आपके बैंक और एनबीएफसीज को भी आप दोस्तों वाया स्पीड पोस्ट और वाया मेल आप आपके रिप्लाई, जवाब, आपकी आपत्ति को भेज दीजिए। आपका जो जवाब, आपत्ति बनेगा वो बहुत स्ट्रांगली बनना चाहिए दोस्तों, एज पर दी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के कानून के अंदर जो भी ग्राउंड्स मेंशन है, जो भी आधार मेंशन है, एक गलत तरीके से अपॉइंट किए गए आर्बिट्रेटर को किस प्रकार से चैलेंज किया जाना चाहिए, किन किन ग्राउंड्स, किन किन पॉइंट्स पर चैलेंज किया जाना चाहिए, उन्हीं पॉइंट्स पर ही दोस्तों आपकी आपत्ति, आपका ऑब्जेक्शन बनना चाहिए। इस बात को नोट करना। उसके बाद दोस्तों आपको आता है हियरिंग्स की नोटिस कि भाई आपके इस मामले में तारीख, डेट्स पड़ रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आपको लिंक आपके ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, ब्लू कलर का लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आपको इस मीटिंग को ज्वाइन करने की नोटिस आपको भेजी जाएगी। यदि आप शुरुआत से ही फ्रॉम द इनिशियल, यदि आप दोस्तों इस प्रोसीडिंग को आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो आगे भी डिनाई करते रहिए दोस्तों, और वो भी फिजिकल तरीके से रिटर्न में आपकी आपत्तियों को दर्ज करवाते रहिए। और हर एक स्टेज पर दोस्तों आपका रिप्लाई, आपका जवाब थोड़ा चेंज होना चाहिए। आप उनको बताइए कि प्रीवियसली, पीछे मैंने इस नोटिसेस का मैंने इस तरीके से जवाब, रिप्लाई दिया था, मैंने अपनी आपत्ति, अपने ऑब्जेक्शंस को मैंने दर्ज करवाया था, फिर भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है, जो कि अपने आप में गलत है। मैं इस प्रोसीडिंग्स को, मैं इस प्रक्रिया को आगे चलकर चैलेंज करूंगा। यदि आपके मामले में दोस्तों बैंक और एनबीएफसीज ने आर्बिट्रेटर के पास यदि कोई एंट्री में एप्लीकेशन लगाई होगी अंडर सेक्शन 17 में दोस्तों, तो आपको उसको भी स्ट्रांगली चैलेंज करना होगा। यदि आप चैलेंज नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ में एंट्रीम ऑर्डर पास हो जाएगा दोस्तों।
और एक बार यदि इंटरिम ऑर्डर पास हो गया तो उस ऑर्डर में लिखा रहता है कि आपके पैन कार्ड से जितने भी आपके बैंक अकाउंट लिंक है उनको फ्रीज कर दिया जाए। और कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि लोन के बोरोवर का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है दोस्तों। तो ऐसे में आपको शांत नहीं बैठना, चुप नहीं बैठना, आपको स्ट्रांगली अगेन आपको दोस्तों नए फैक्ट के आधार पर दोस्तों आपको स्ट्रांग ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना है। यदि स्ट्रांग ऑब्जेक्शन फाइल करने से आपका काम बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। यदि मामला नहीं बनता दोस्तों, यदि आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है तो ऐसे में आप इस इंटरिम ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। आप आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर दोस्तों अंडर सेक्शन 37 द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के कानून के तहत आप इस इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, सेट असाइड करवा सकते हैं, इस पे स्टे ले सकते हैं दोस्तों अंडर सेक्शन 37। इस बात को नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से आपको बार बार हियरिंग्स की नोटिसेस आपको भेजी जाएंगी। दोस्तों आपके मामले में जो ओडीआर प्लेटफॉर्म्स रहेंगी ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस की, प्रीसॉल्व 360 एड्रेस नाउ दोस्तों, जुपिटाइज, समा, इस प्रकार की ओडीआर प्लेटफॉर्म से आपको ढेर सारी आपको नोटिसेस भेजी जाएंगी, आपको ढेर सारी हियरिंग्स की लिंक्स आपको भेजी जाएंगी दोस्तों। तो यदि आप ऐसे मामलों में यदि कंफ्यूज है, परेशान है दोस्तों, एक किसी लीगल एक्सपर्ट से दोस्तों कांटेक्ट कर लीजिए और उनके गाइडेंस में काम करिए दोस्तों। कई बार तो बहुत सारे फर्जी नोटिसेस भी भेजे जाते हैं लोन के बोरोवर्स को इस आर्बिट्रेशन के मामले में दोस्तों। तो ऐसे में यदि आपके पास कोई लीगल एडवाइजर नहीं होगा तो आप दोस्तों कुछ भी या फिर हर एक नोटिसेस का जवाब, रिप्लाई कुछ भी देते जाएंगे दोस्तों। तो नियम कानून को फॉलो करना है और सही ग्राउंड के साथ में हर एक नोटिस के अंदर आपका ऑब्जेक्शन, आपका रिप्लाई आपको फाइल करना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आगे चलकर आपको एक अंतिम नोटिस भेजा जाता है, फाइनल नोटिस, कि यदि आपने अब इस मीटिंग्स को ज्वाइन नहीं किया, इस हियरिंग्स को यदि आपने अटेंड नहीं किया तो आगे चलकर आपके इस मामले में फाइनल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड पास कर दिया जाएगा दोस्तों। घबराना बिल्कुल भी नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। यदि आपने हर एक स्टेज को ऑब्जेक्ट किया है, हर एक नोटिसेस में आपका रिप्लाई जवाब फाइल किया है, यदि गैर कानूनी और गलत तरीके से यदि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही है दोस्तों, आपको विन, आपकी विजय अंत में जरूर होगी दोस्तों, और ये आर्बिट्रल अवार्ड खत्म कर दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आर्बिट्रल अवार्ड यदि पास हो जाता है तो फिर भी परेशान, डरना, घबराना बिल्कुल नहीं दोस्तों। यदि आप जेन्युइन हैं, आपने स्ट्रांगली अपनी आपत्ति को दर्ज करवाया है पीछे दोस्तों, तो अगेन वापस से इस आर्बिट्रल अवार्ड को दोस्तों आप स्ट्रांगली वापस से ऑब्जेक्ट करिए दोस्तों, नए फैक्ट के साथ में, नए केस के साथ में दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करते हुए, इसमें स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन फाइल करते हुए बताइए कि ये जो आपने अवार्ड पास किया है ये पूरी तरीके से गलत है, गैर कानूनी है, मेरी कंसेंट के बिना आपने बिल्कुल भी नहीं किया है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ऑडियो अल्टरम पार्टम आपके पक्ष को नहीं सुना गया है, आपको पता ही नहीं चला कि ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कब हुई और कब अवार्ड आ गया, अचानक अवार्ड की कॉपी आपके पास आ रही है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी, फिजिकल कॉपी आपके एड्रेस पर भेज दिया जा रहा है, अचानक आपके हाथ में आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, तब तो बहुत अच्छे अच्छे ग्राउंड्स आपके पास है दोस्तों। उस आर्बिट्रल अवार्ड को दोस्तों तुरंत इमीडिएटली स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करिए, उनको बताइए, आपके पास जो भी ग्राउंड्स है, जो भी पॉइंट्स हैं, आप बताइए दोस्तों, उनको बताइए। और ये भी कहिए कि मेरे पास आगे ऑप्शंस हैं, हायर कोर्ट्स, मेरे पास आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, मैं इसको चैलेंज करूंगा, मैं इसको सेट असाइड कराऊंगा, मैं इस पे स्टे लूंगा अंडर सेक्शन 34 द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आर्बिट्रल अवार्ड पास होने के बाद अगले 90 दिनों के अंदर बैंक और एनबीएफसीज को इस आर्बिट्रल अवार्ड के एनफोर्समेंट के लिए, इसके एग्जीक्यूशन के लिए दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है। उसके बाद यदि डिले हुआ, लेट हुआ तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड अलग से 30 डेज एक्स्ट्रा दिया जाता है दोस्तों, यदि कोई सफिशिएंट कॉज रहा तो बैंक और एनबीएफसीज के पास। तो ऐसे में दोस्तों आपको इमीडिएटली तुरंत आपको इस आर्बिट्रल अवार्ड को दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
आपको चैलेंज करना चाहिए, इसको सेट असाइड और खत्म करवाना चाहिए दोस्तों स्ट्रांगली। यदि बैंक और एनबीएफसीज इस आर्बिट्रल अवार्ड के एग्जीक्यूशन के लिए यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दोस्तों आपको सम्मन्स, आपको नोटिस आएगी कि आपके इस मामले में आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ था, इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास ये पिटीशन, ये फाइल आई है। हम आपको सम्मन्स करते हैं, आपको बुलाते हैं। यदि आपका कोई पक्ष है, यदि आपका कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है तो आइए दर्ज करवाइए। आपके रिटर्न स्टेटमेंट को, आपके रिप्लाई को आइए दीजिए, फाइल करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए यदि आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक हर एक नोटिस का जवाब रिप्लाई दिया है दोस्तों तो आपकी जीत होगी। और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके रिप्लाई, आपके जवाब में दोस्तों आप पीछे के पूरे सारे फैक्ट, सारे केस को, आपने कब कब किस नोटिस का रिप्लाई जवाब फाइल किया था, आपकी क्या क्या आपत्तियां थी, वो सारी फाइल को दोस्तों आप लेकर आइए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिखा दीजिए दोस्तों। वो आर्बिट्रल अवार्ड कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास ही नहीं होगा दोस्तों। लेकिन ध्यान देना, जितने भी लोन के बोरोवर्स ने अपनी फाइल मेंटेन की होगी, जितने भी नोटिसेस भेज रहे हो दोस्तों, रिप्लाई की कॉपी, पोस्टल रिसीट्स, डिलीवरी रिपोर्ट, ये पूरा आपके पास होना चाहिए। किस स्टेज पर आपकी क्या आपत्ति दर्ज हुई थी दोस्तों, उसकी पूरी फाइल मेंटेन होनी चाहिए। क्या आपको पता है बैंक और एनबीएफसीज अपनी तरफ से अपनी फाइल मेंटेन कर रहे हैं, उनकी फाइल मोटी होती जा रही है। क्या आपकी फाइल मेंटेन हो रही है? क्या आपकी फाइल मोटी हो रही है दोस्तों? क्योंकि कल को यदि मामला दोस्तों गले तक आ गया तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए कोर्ट में बोलने के लिए। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, किसी भी स्टेज पर किसी भी नोटिस को डोंट टेक लाइटली, टेक सीरियसली दोस्तों, और हर एक नोटिस का जवाब, रिप्लाई देते चलिए। डियर फ्रेंड्स, ये क्लास, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में कोई भी तकलीफ, दिक्कत आती है, आपको कोई भी नोटिसेस आ रही है, आप मुझे वो नोटिसेस भेजिए। मेरे एंड से दोस्तों उसका जो भी रिप्लाई जवाब बनेगा स्ट्रांगली मैं आपको बनाकर दूंगा और आपको इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में पूरी मदद और पूरी हेल्प करूंगा दोस्तों। मेरे दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आपको यदि कोई भी नोटिसेस आती है तो मुझे शेयर करिए दोस्तों और आप मुझसे बात करिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।